हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि नीट स्कैम के बारे में क्या चल रहा है और री नीट नहीं हो सकती, जैसा कि आप टाइटल में सुन रहे हैं। तो बात करेंगे री नीट की संभावना कम क्यों लग रही है। देखिए, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है और जो भी सोशल मीडिया अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, बीच में एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी सफाई दी है। सवालों की सफाई तो नहीं दे पा रहे थे और उस तरह के सवाल भी तभी पूछे जाएंगे जब कोई एक्सपर्ट काउंसलर या जो इस मुद्दे पे लगातार लगे हुए हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वो अगर सवाल पूछें तो सही सवाल पूछे जाएंगे। तो एनटीए के ऑफिशियल्स आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आड़ में उन्होंने बहुत सारे गलत गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किए। गलत इन्फॉर्मेशन क्या शेयर किए और फिर मैं मुद्दे पे आऊँगा कि री नीट क्यों नहीं हो सकती, इसकी संभावना क्यों कम लगती है। लेकिन अगर री नीट नहीं होगी तो क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैंडिडेट्स के लिए नहीं आएंगे? इतना सब कुछ करने के बाद आएंगे, उसका दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अभी ये सब जो मैं बोल रहा हूँ और सभी लोग जो कर रहे हैं, स्पेकुलेशन है, एक तरह का उस पर अनुमान लगाना। जो भी होगा एनटीए खुद नहीं करेगी। एनटीए क्या है, वो कमेटी बैठाई है, वो अपना सफाई देने के लिए, ठीक है, कोई इंसान झूठ भी बोलता है तो भी अपना सफाई देने के लिए कुछ वो लोगों से बातचीत करके एक रिपोर्ट बना के देता है। तो एनटीए वैसा ही कुछ कर रही है। अगर इस प्रोसेस में एनटीए दोषी है, अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं, तो कभी एनटीए के मुंह से आप सच्चाई नहीं सुन सकते। ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत कीजिए। अगर एनटीए दोषी है, और दोषी है क्योंकि जो प्रूफ्स मिल रहे हैं उसमें क्या है कि जो ओएमआर के बेसिस पे आंसर की से मैच कराने पे, ऑफिशियल आंसर की से मैच कराने पे जो स्कोर मिल रही है, उससे ज़्यादा स्कोर आपको दिया गया है स्कोर कार्ड में। और एनटीए ने कुछ स्टेट्स का नाम लिया था कि इन स्टेट्स में, इतने सेंटर्स में, इतने कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। उसके अलावे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, और वो इस बेसिस पे पता चलता है कि उनके ओएमआर सीट से जब मैच करके टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है तो स्कोर कार्ड में ज़्यादा मार्क्स है। तो पहली बात कि इस पे जो डिसीजन दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल पीआईएल्स प्ली ऑलरेडी हैं, ओके। हम देख चुके हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट में गया था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने काउंसलिंग के प्रोसेस पे स्टे लगाया है कि कोई भी एडमिशन नहीं हो सकता जब तक एनटीए अपनी तरफ से इस पे बेसिस इन सब चीज़ों के बेसिस पे अपना डेटा रिवील नहीं करती है, वो आंसर नहीं देती है। तो उसके लिए उन्होंने 10 दिन टाइम दिया। फिर एनटीए के ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो अराउंड 1 वीक का टाइम उन्होंने लिया है कि वो अपना सारा कुछ इस पर रिवील करेंगे। तो बात वही है कि अगर जो दोषी है, अगर आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना दोष स्वीकार करे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो जो भी कुछ होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होगा। अगर रीनीट होना है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी तभी होगा, और अगर रीनीट नहीं, मैं उस बात पे आऊँगा रीनीट क्यों नहीं होगी, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट डिसीजन क्यों होगा। और बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किस तरफ से इंक्लाइन करता है, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। लेकिन एक और हो सकता है कि री रिजल्ट मतलब से एग्ज़ाम दोबारा नहीं कराइए, लेकिन जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ऐसा आपके प्रोस्पेक्टस में कहीं मेंशन नहीं है ना, तो पहले दिया था, और एक रेफरेंस के बेसिस पे आपने, जो कि दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए थे, और उस एग्ज़ाम्स का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये जो जजमेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज के रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, उसको आपने गलत रेफरेंस लेकर के आपने ग्रेस मार्क्स दिया है। तो इतनी ज़्यादा आप प्रोएक्टिव कैसे हो गए कि आप ग्रेस मार्क्स देने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। और ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी आपने उसको छुपा के क्यों रखा रिजल्ट में छोड़ दीजिए। आपने जब रिज़ल्ट जारी किया तो उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन ऐसा क्यों नहीं दिया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, या रिज़ल्ट के पहले क्यों नहीं दिया? उसको हाइड करने का पर्पस बिल्कुल यहाँ पे लगता है कि हाइड किया जा रहा है। अब जब कोई चीज़ हाइड किया जाता है और उसको रिवील करना पड़ता है, तो इंसान क्या होता है कि उसको लो लेवल पे रिवील करते हैं कि मैंने छोटी गलती की है। इसलिए एनटीए
स्मॉल नंबर दे रही है, 500 1563 इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ग्रेस मार्क्स से तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब रैंकिंग 75,000 80,000 2 लाख्स पिछले साल के कंपेरिजन में ज़्यादा शिफ्ट हो रही है पीछे, तब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। 1,500 2,000 से तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ये तो हर एक साल का होता है। तो बड़े लेवल पे चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसको सच्चाई में व्यक्त करने का जब प्रेशर आया तो छोटे लेवल पे व्यक्त किया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एनटीए के पास ही सारी सच्चाई है, सारे डेटा हैं। अब जो एग्जामिनेशन बॉडी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, अगर वही स्कैम करने लगे तो उसका प्रूफ कैसे मिलेगा? और वो डेटा छिपा सकती है, कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकती है डेटा के साथ, क्योंकि उनके पास आंसर की रहते हैं, उनके पास OMR शीट रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हीं के लोग गलती करने लगें और स्कैम करने लगें, फ्रॉड करने लगें तो। अब यहाँ पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी फाइनली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेशर भी होगा कि इस मैटर को ज़्यादा डिले नहीं करें, क्योंकि ये एजुकेशन का मैटर है और इसमें 23 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स अटैच्ड हैं और इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। और वो सब इतने मेच्योर नहीं हैं, वो सब बच्चे हैं 12th क्लास के, तो उनमें इमोशनली ज़्यादा ही कुछ रहेगा, जिसके बेसिस पे वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, मतलब सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। तो इस मैटर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर प्रेशर रहेगा जल्दी डिसीजन लेने की। अब मैं देखूं कि ऐसे जब केसेस पहले से जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का, ठीक है, या तो रिज़ल्ट को कैंसिल कराने का, या तो काउंसलिंग को दोबारा कराने का, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिक्वेस्ट PIL जा चुके हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर आप सबसे बेस्ट जो डिसीजन होना चाहिए वो सूटेबल जो कैंडिडेट्स के लिए होगा रीनीट का, इससे सारा कुछ फेयर हो जाएगा कि दोबारा एग्ज़ाम दे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कई सारे हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि दोबारा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जिन कैंडिडेट्स का स्कोर अच्छा आया है, जो 650 655 से ऊपर लाए हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि रीनीट हो, लेकिन वैसे कैंडिडेट की संख्या कम रहेगी। लेकिन जो कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं, जिनका स्कोर 200 300 है, वो भी सफ़र कर रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट की संख्या 6 से 8 लाख है, ठीक है, 6 से 8 लाख। तो उनकी संख्या ज़्यादा है जो रीनीट के पक्ष में होंगे। वो चाहेंगे कि कैसा भी हो, लेकिन उसके लिए एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पहली बात तो कैंडिडेट्स को टाइम देना होगा ताकि वो प्रिपेयर कर सकें और जिस लेवल पे उनका प्रिपरेशन था 1 से 1.5 महीना पहले, उस लेवल पे फिर से जा सके। ओके। दूसरी चैलेंज कि NTA बॉडी कह सकती है कि मोर देन 4,000 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दोबारा हमें फ़ंड की आवश्यकता होगी। जो हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया था उसके दोबारा रजिस्ट्रेशन चार्ज तो कैंडिडेट से वसूल नहीं सकते, तो हमें फ़ंड चाहिए। अगर फ़ंड भी आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा ऑर्डर दिया जाता है कि गवर्नमेंट उनको फ़ंड दे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो भी NTA के पास कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए उतने सारे सेंटर्स पे डेट लेना और उतने सारे स्टाफ्स को वहाँ पे अलाउट कराना, ट्रेनिंग देना, और किसकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, इसमें बहुत एडवांस लेवल पे काम किया जाता है और बहुत पहले से काम शुरू करना पड़ता है, तभी ये एक डेट पे फिक्स हो पाता है। अगर जल्दी जल्दी काम करेंगे तो हो सकता है कि जो उनके उस समय उस दिन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टाफ्स हों वो इतने ज़्यादा अनट्रेंड हों कि हो सकता है प्रॉब्लम पिछले बार से ज़्यादा इस बार आ सकती है, कि उनको पता ही नहीं चले कि कराना क्या है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो उनको पता नहीं चले, उसके कारण कैंडिडेट्स पैनिक में हो सकते हैं, टाइम लॉस फिर से हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसके लिए ज़्यादा टाइम अगर NTA मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर ये आ जाएगा कि मेरे ये डिसीजन के कारण सेशन डिले हो जाएगा, फिर अगला सेशन और डिले होते चला जाएगा। ये केस हुआ था कोरोना के समय, उसके बाद डिले को कवर अप करने के लिए कई साल लग गए, लेकिन फिर से ये डिले होगा तो वो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सिचुएशन होगा। ये भी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो एग्ज़ाम हो सकता है तो कितने कैंडिडेट्स इसके फेवर में होंगे, कितने कैंडिडेट्स इससे इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट डिसीजन ले सकती है
कि रीनीट नहीं करा करके जो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट कराया था उसमें ग्रेस मार्क्स का सिस्टम चूँकि आपने लीगली नहीं लाया था, आपको जो रेफरेंस मिला है वो रेफरेंस गलत है, तो ग्रेस मार्क्स तो पहले हटाइए। अगर अब ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाता है तो बहुत सारा फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसमें फिर जो कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको नुकसान हो जाएगा। तो वो कैंडिडेट्स फिर पीआईएल ला सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को उसके बारे में सोचना पड़ेगा, या उनको कुछ एडवांटेज दे सकते हैं। तो चूँकि ग्रेस मार्क्स बहुत ज़्यादा दिया गया है, अगर ऐसा पता चले जो कि है, तो कम ग्रेस मार्क्स दे करके काम चलाया जा सकता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि अगर ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला भी सही कर लेते हैं, उसके बाद भी देखेंगे तो रैंकिंग का शिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट जो पीआईएल दायर किए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद भी ये सॉल्यूशन मिला नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ये नंबर कैसे जस्टिफाई कर रही है एनटीए कि इतने ही कैंडिडेट्स को दिया गया है। इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को दिया गया होगा और एनटीए गलत नंबर छुपा दिखा रही है, इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? क्योंकि रैंक की शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा फिर भी रहेगी, क्योंकि जहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख की शिफ्टिंग है वहाँ पे 1500 इज़ नथिंग। ओके, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आकर अटकता है कि अगर ग्रेस मार्क्स मान लीजिए हटा भी दें तो भी आपका रैंक बहुत पीछे चला जा रहा है, क्योंकि 1563 बच्चों को तो उन्होंने आगे किया है कि इतने को हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। लेकिन जिस वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया, जिसका स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि उन्होंने स्कैम किया है, पैसे ले करके ओएमआर शीट को चेंज किया है, उनको फिर से कलरिंग की है ताकि सारे के सारे आंसर सही हो जाएं, और इसको दबाने के लिए इनको इस मैटर को सप्रेस करने के लिए वो ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन एक ले करके आए। और ये इसलिए वास्तविक लग रहा है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को छुपा के रखा कि ग्रेस मार्क्स जैसा कुछ था नहीं, पहले नहीं बताया और बाद में बताया कि ऐसा ग्रेस मार्क्स के कारण हुआ था। ठीक है, तो वो 718 नंबर 19 नंबर देकर को खुद ही फंस गए। ओके, तो ये चीज़ हाईलाइट हो गई। रीनीट कराना बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है देगी, क्योंकि मैं ये भी देखा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को काम उन्हीं लोगों से निकालना होता है जिनके खिलाफ पीआईएल किया गया है, और एग्ज़ाम एनटीए ही कराएगी। तो जब एग्ज़ाम एनटीए ही कराएगी तो सुप्रीम कोर्ट को उनको फेवर भी करना होगा। तो एग्ज़ाम से रीनीट करा देना ठीक है, और उसी बॉडी से रीनीट कराना जो कि ऑलरेडी करप्ट है या करप्ट साबित हो गया है, तभी आप रीनीट करा रहे हैं। उन पे आप फेथ नहीं कर पा रहे हैं कि एक एनटीए सही एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराई थी तो दोबारा उनको कराने ही बोलेंगे, तो वो सही एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करा सकती है, तो उनको दोबारा क्यों बोल रहे हैं? तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बॉडी एनटीए ही रहेगी, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में और इतने कैंडिडेट्स के लिए इतने सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट करना दूसरे बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हो सकता है उनके ऑफिशियल्स को चेंज किया जाए, तो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसीलिए रीनीट काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा है, क्योंकि जब हियरिंग होती है तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं और कई सारे क्वेश्चंस और स्पेकुलेशंस और रिस्पॉन्स जजेस की तरफ से इस तरह से आते हैं, एडवोकेट की तरफ से दलीलें होती हैं इस तरह से, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। ओके, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। और जो एडवोकेट्स होंगे जिन्होंने पीआईएल दायर किया है, उनको इस मैटर का बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, अदरवाइज वो केस कमज़ोर हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हियरिंग के समय मैटर किसी और डायरेक्शन चल जाता है और जो मेन पॉइंट होती है उस पर कम डिस्कशन होते हैं, इसलिए जो एनटीए है उसके ऊपर ब्लेम कम लगेगा। और हो सकता है वो सफाई दे करके कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, पब्लिकली सब क्वेश्चन का आंसर किया, लेकिन आंसर क्या किया ठीक है, और वो आंसर गलत किया कि नहीं कि सही किया, इसका प्रूफ क्या है। तो इन सब चीज़ों पे बात उतनी नहीं होगी, तो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी और वो गवर्नमेंट के फेवर में चली जा सकती है, जैसा कि मोस्टली होता है। या तो ये भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको थोड़ा सुधार कीजिए और उसके बाद अगली बार हम इसको सख्ती से आप विदाउट एनी स्कैम और विदाउट एनी फ्रॉड और विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस्ड आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार के लिए क्या, तो ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है जिसका डिसीजन आएगा तभी पता चलेगा कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करती है सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन एक चीज़ तो मुझे लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे रहती है, तो जो रेफरेंस उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है, अगर वो रेफरेंस का यूज करके एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इसको खारिज करेगी कि ये ग्रेस मार्क्स वैलिड नहीं होगा। ओके, अगर ये वैलिड नहीं होगा तो जो 1563 कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, तो हो सकता है उतने नंबर ऑफ़ सीट्स को ऐड करने के लिए भी बोला जाए, तो उन कैंडिडेट्स को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनकी लिए उतने अधिक सीटें ऐड हो गई, तो कहीं ना कहीं उतना मैनेज हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो हिडन नंबर ऑफ ग्रेस मार्क्स प्रोवाइडेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ग्रेस मार्क्स अगर हटाया भी जा रहा है तो भी रैंक का इन्फ्लेशन इस तरह से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और जो पॉइंट्स हैं कि एक ही सेंटर पे इतने सारे कैंडिडेट्स कैसे टॉपर बन सकते हैं, तो वो तो ग्रेस मार्क्स के कारण बोल देंगे, लेकिन उसके बाद भी ग्रेस मार्क्स को हटाने के बाद भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रह जाएगी। और रैंक का इन्फ्लेशन, रैंक आपका शिफ्ट अगर 1.5 लाख कर रहा था तो 1,48,000 करेगा, तो क्या अंतर पड़ा, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए रीनीट मुश्किल लगता है, और रीनीट अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन भी बहुत ही अच्छा सोल्यूशन नहीं आएगा, फेयर सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स ने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इजी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए होंगे, क्योंकि लॉस ऑफ टाइम कितना होगा, 1 घंटा तो नहीं होगा, 1.5 घंटा नहीं होगा, हार्डली हाफ एन आवर इतना लॉस ऑफ टाइम हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो कैंडिडेट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे कि मेरा तो एग्ज़ाम आज के दिन के लिए गया। ठीक है, तो इतना ही करेंगे लॉस ऑफ टाइम जितना में कैंडिडेट वहाँ पे पेशेंस रख के बैठे रहें। तो हाफ एन आवर में कम समय भी दिया जाए तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट टाइम में सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, वो सब क्वेश्चन तो सोल्व कर लेंगे। उसके बाद फिजिक्स का भी अटेम्प्ट कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद इतना ज़्यादा ग्रेस मार्क्स देने की ज़रूरत क्या है और किस बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन तो सारा अटेम्प्ट हुआ है। अगर सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, सपोज ऐसा होता कि टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, कि आपने टाइम बाउंड करके रखा है कि इतने समय मिला तो इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो ग्रेस मार्क्स का फ्री बनता है कि इतने क्वेश्चन तो टच ही नहीं कर पाया कैंडिडेट। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ये पेन पेपर बेस्ड है, कभी भी किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं कम समय में, ये भी पॉसिबल है। तो जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है वो आपको मेरिट के बियॉन्ड मिल रहा है। ऐसे भी तो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको उतना क्वेश्चन पता नहीं होता है, वो आधा घंटा पहले ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करके बैठ जाते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। अगर पता है तो वो तुक्का लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाएंगे, तो उनको जो एडिशनल मार्क्स मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रेस, वो तो उनको बोनस मिल गए, तो उनका रैंक कैसे जस्टिफाई होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नंबर जो छुपाई जा रही है, जो कि डेफिनेटली छुपाई जा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा रैंक का शिफ्टिंग जो मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ टफनेस लेवल का पेपर था लास्ट ईयर का, कैसे हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि सही डेटा कैसे निकलवाया जाए एनटीए से। अगर सही डेटा निकल गया और सुप्रीम कोर्ट उसने उस पर सही से समझ करके एक्शन ली तो प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि एनटीए से सही डेटा निकाला जाए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने झूठ बोलकर वो निकल गए कि इतने कैंडिडेट्स के लिए इतने सेंटर पे हम जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, अपनी सफाई देंगे, झूठ ही बोलेंगे, वो सच्चाई नहीं बताएंगे। तो ये बात है, तो रीनीट होना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बीच का कोई सोल्यूशन निकलते हुए आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।